नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सहारनपुर में लगातार दूसरे दिन हिंसा, एक शख्स जख्मी, 24 आरोपी गिरफ्तार, हटाए गए डीएम और एसएसपी। सियाचिन के पास पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों की उड़ान, भारत ने कहा हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं। अमेरिका का दावा, पाकिस्तान को सबक सिखाने पर भारत कर रहा है विचार। आरजेडी सांसद मीसा भारती और उनके पति को समन, बेनामी भूमि सौदों पर आयकर विभाग करेगा पूछताछ। सीए राजेश अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद कार्रवाई। पच्चीस साल बाद खत्म हुआ FIPB, सीधे मंत्रालय से विदेशी निवेश को मंजूरी पर विचार। FDI के लिए आसान होगी राह। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का इस्तीफा, नेपाली कांग्रेस से करार के तहत त्यागपत्र। शेर बहादुर देउवा होंगे नए प्रधानमंत्री। तो आइए देखते हैं पहली खबर। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों के सियाचिन के करीब उड़ान भरने के बाद भारतीय सेना अलर्ट हो गई है। सेना ने कहा है कि भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन नहीं हुआ है। उधर पुलवामा में सेना ऑपरेशन को आतंकियों के भाग निकलने के बाद खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने बुधवार को सियाचिन ग्लेशियर के नजदीक उड़ान भरी। इसके बाद भारत की ओर से भी सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन भारतीय वायुसेना का कहना है कि उसके हवाई क्षेत्र का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है। पाकिस्तान मीडिया ने दावा किया है कि उसके यहां सभी फॉरवर्ड बेस को चालू कर दिया गया है। पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख सुहेल अमान ने स्कादू वायुसेना बेस का दौरा किया। इस दौरान लड़ाकू विमानों ने सियाचिन के पास उड़ान भरी। मंगलवार को भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया था। इसमें सेना की कार्रवाई में पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करते दिखाया गया है। The news, even what has been given by Pakistani side, is that these aircraft flew near Siachen, not over Siachen. And near Siachen means on their side. And therefore, it's a routine stuff. There is nothing to get very worried about. जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना का ऑपरेशन खत्म हो गया है। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे स्थानीय लोगों की आड़ लेकर आतंकी भागने में कामयाब हो गए। इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सुरक्षा बलों ने मंगलवार को नाकेबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी थी। इधर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी की महिला विंग मेजर गोगोई को सेना की ओर से सम्मानित किए जाने का विरोध कर रही थी। जो इससे उन्होंने अवार्ड दिया वो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि यहाँ पे आप बैठो, घर में बैठो, आवाज मत उठाओ। अगर आवाज उठाओगे तो यही हशर होगा। एक आर्मी ऑफिसर के नाते कम से कम कैजुअलिटीज करने के लिए एक एफर्ट किया था। उस एफर्ट से बहुत सारे लोगों की जान बची। मेजर गोगोई ने 9 अप्रैल को बडगाम में पत्थरबाजों से निपटने के लिए स्थानीय युवक को जीप के आगे बांधकर मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। उन्होंने कल पूरे के बारे में जानकारी दी थी कि किस हालात में उन्हें ये कदम उठाने पड़े थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि भारत अफगानिस्तान के रिश्तों से चिंतित पाकिस्तान आतंकी संगठनों को रणनीतिक तौर से इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मदद मुहैया करा रहा है। ये बात शीर्ष खुफिया अधिकारियों ने सीनेट की एक समिति के सामने कही है। वहीं अमेरिका ने पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सहायता भी घटा दी है। भारत सीमा पार आतंकवाद से निपटने के लिए कड़े उपायों पर विचार कर रहा है। इनमें पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने से लेकर उसे सबक सिखाने जैसे विकल्प शामिल हैं। अमेरिकी सीनेट की सशस्त्र समिति के सामने रक्षा खुफिया एजेंसियों के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विंसेंट स्टीवर्ट ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सभी खतरों को भारत के नजरिए से देखता है, इसलिए आतंकी समूहों को समर्थन दे रहा है। They view all of the challenges through the lens of an Indian threat to the state of Pakistan. So they hold in reserve
terrorist organizations. We define terrorist organizations. They hold them in reserve so that if Afghanistan leans towards India, they will no longer be supportive of an idea of a stable and secure Afghanistan that could undermine Pakistan interests. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत कई आतंकवादी हमले झेल चुका है। इसके लिए वो सीमा पार आतंकवादियों और उनको पाकिस्तान से मिल रही मदद को जिम्मेदार ठहराता है। इन हमलों के बाद दोनों देशों के रिश्ते बदतर हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आतंकी हमलों की आशंका बनी हुई है और इससे इस साल भी रिश्ते ठीक होने की उम्मीद नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य मदद को $255 मिलियन से घटाकर $100 मिलियन करने का फैसला किया है। ये मदद अगले साल के लिए है। साथ ही पाकिस्तान को ये मदद अनुदान की जगह कर्ज के रूप में देने पर विचार चल रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इसका फैसला विदेश मंत्रालय पर छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे घटनाक्रम पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व राजदूत TCA राघवन साहब हैं। राघवन साहब, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से सीमा पर तनाव दिख रहा है, कश्मीर पूरी अगर मैं वैली की बात करूं, उससे जो सरती सीमा है, लगातार दोनों ही देशों की ओर से जो कुछ कदम या फिर जो इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये किस ओर इशारा कर रही हैं और क्या ये नॉर्मल आपको नज़र आ रहा है या फिर कहीं कुछ और इसके आगे की कहानी भी है? भारत पाकिस्तान रिश्तों के बारे में भविष्यवाणी करना तो बहुत ही मुश्किल है, पर अपने आप में इस तरह का तनाव जून और जुलाई के महीनों के पहले नई बात नहीं है, क्योंकि इस मई, जून, जुलाई के महीनों में पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि घुसपैठ जितना हो सके बढ़ाएं, और इसी वजह से हमारे सेना को और पुलिस कर्मचारियों को पूरी तरह से तैनात और चुनौती के लिए तैयार रहना जरूरी है। तो मेरी राय में अपने आप में इस तरह के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो काउंटर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अपने आप में उतना नए नहीं है, उतनी नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन राघवन साहब, इससे पहले कभी इस तरह के वीडियोस जारी करना, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिलीज करना, बंकरों की तबाही, कुछ सीमा चौकियों को उड़ाना, ये सब कुछ नॉर्मल नहीं दिखता है फिलहाल। नॉर्मल तो नहीं दिखता, क्योंकि पहले इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई है, पर भारत की जो आतंकवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया है वो कभी एक ही रास्ते पर नहीं चली है। जिस तरह की चुनौती रही है उसका जवाब अलग अलग तरीकों से दिया गया है। तो अपने आप में ये एक संदेश है कि जो वीडियो जारी किए गए हैं, अपने आप में एक संदेश है कि हम तैयार हैं, हम पूरी तरह चुनौती के लिए तैयार हैं, और कोई भी कार्रवाई अगर उस तरफ से हुई तो उसका कड़ा जवाब मिलेगा। और क्या इस बार, जिस तरीके से कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत जितना आक्रामक दिख रहा है आतंकवाद या घुसपैठ को लेकर, वो सबसे सही रास्ता है? हम पहले हिचकते रहे, लेकिन अब हम जिस रास्ते पर हैं वहां पर सीधे एक, मैं कहूं कि रिटेलिएट करने की बात हो रही है, जवाब देने की बात हो रही है। मेरी राय में भारत कभी आतंकवाद के खिलाफ हिचकता नहीं रहा है। ये कहना कि पहले आतंकवाद के खिलाफ हमारी प्रतिक्रिया कमजोर थी और अब ज्यादा आक्रामक है, ये अपने आप में सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह की चुनौती आई है उसका जवाब जरूर दिया गया है। अगर आप पिछले 10, 12, 15 वर्षों के इतिहास को देखें तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि पहले रवैया हमारा कमजोर था। हाँ, ये बात जरूर है कि आतंकवाद की जो चुनौती है वो अब अलग अलग रूप लेती है समय के अनुसार से, और उसी तरह उसका जवाब भी बदलता रहता है। और वहीं पर पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के सीनेट में जो एक्सपर्ट ने अपनी राय रखी है, जो आशंका जाहिर की है, और उनको जो मिलने वाली वित्तीय मदद है उसमें कटौती, और एक बड़ी कटौती मैं कहूँ करीब 150 मिलियन पाउंड डॉलर की कटौती की गई है। तो ये असल में क्या अब दिखा रहा है कि पाकिस्तान को लेकर जो अमेरिका का नरम रुख हुआ करता था, और कई बार कई मुद्दों को लेकर अमेरिका को पाकिस्तान ब्लैकमेल कर वित्तीय सहायता लेता था, वो शायद दौर अब खत्म होता दिख रहा है।
इसके कुछ ऐसे संदेश जरूर दिखते हैं, पर मेरी राय में अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप की जो पूरी पॉलिसी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुद्दों पर, वो पूरी तरह से उसका खुलासा नहीं हुआ है। पर यह जरूर एक संदेश है पाकिस्तान को खासकर कि अमेरिका का रुख काफी तेजी से और काफी बड़े पैमाने पर बदलने वाला है। और कुलभूषण जाधव मामले के बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पर दबाव अब बहुत ज्यादा है, न सिर्फ भारत की ओर से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? मेरे विचार में दबाव से अतिरिक्त पाकिस्तान में काफी निराशा है या फ्रस्ट्रेशन है कुलभूषण यादव के मामले पर, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इस केस को उछाला था वो उनकी सरकार अपनी जनता को उसके नतीजे दिखा नहीं सकी है। ये उनको ये समझाना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पाकिस्तान की छवि है, खास करके आतंकवाद के मुद्दे पर, उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। ये काफी उनके लिए कठिन साबित हो रहा है। और अफगान साहब, इस पूरे, मैं कहूं कि जिस तरीके का तनाव है दोनों देशों के बीच में और जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, जिस तरीके के स्टेप्स दिख रहे हैं, बातचीत या वार्ता राजनयिक स्तर पर या फिर दूसरे, मैं कहूं कि फोरम के जरिए, उसकी क्या उम्मीद अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, या आपको लगता है कि वो एक अलग रूट है, वो लगातार चलता रहता है और ये जो कुछ सामने दिख रहा है ये भी एक आम जो तस्वीर होती है? नहीं, आम तो नहीं है, पर तनाव की स्थिति तो जरूर है। पर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये बात जरूर है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालत है आजकल, और उससे आप भली भांति परिचित हैं, उस हालत में और उस स्थिति में कोई बहुत बड़ा कदम लेना मुश्किल है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल स्थिति ना उम्मीद की है। ये बात जरूर है कि तनाव की स्थिति है और आतंकवादी हमलों का खतरा भी ज़रूर है। कश्मीर घाटी में जो हमारी अंदरूनी स्थिति है अशांति की, उसके बारे में सरकार के लिए वो एक बहुत बड़ी चुनौती है और एक बहुत बड़ा मसला है, और उसके बारे में जो कदम उठाए जाएंगे उस पर भारत पाकिस्तान रिश्तों पर भी असर जरूर पड़ेगा। एक आखिरी सवाल अफगान साहब, जिस तरीके के हालात, इंटरनल हालात की बात करूं कश्मीर घाटी में, सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है उतने प्रभावी नज़र नहीं आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार उसको एक तरीके से डिरेल करने की कोशिश हो रही है, कुछ लोग वहां पर एक्टिव है से लेकर, क्या दूसरे विकल्प बचते हैं ऐसे में? विकल्प तो सरकार के सामने हमेशा बहुत होते हैं, पर एक बात जरूर है कि जब से पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी थी जम्मू कश्मीर में, तब से पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि इस सरकार को तोड़ना उसके हित में है, और उस सरकार को कमजोर करने के लिए वो अनेक षड्यंत्र का इस्तेमाल करता रहा है और करता रहेगा। अपने आप में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए मैंने जैसे कि पहले जिक्र किया, कश्मीर घाटी में जो अशांति है उसको किस तरह सरकार सामना करे, ये हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवन साहब इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। यदि पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबर। मैसूर दशहरा कर्नाटक का राजकीय त्योहार है। चामुंडेश्वरी देवी की महिषासुर पर जीत का ये जश्न। नवरात्र के दौरान दुल्हन की तरह सस्ता है मैसूर, और होते हैं कई आयोजन। 10वें दिन यानी दशहरे को बड़ी शान से निकलती है जंबू सवारी।
जिसमें 80 किलो शुद्ध सोने से बने एक हौदे पर सवार चामुंडेश्वरी देवी की प्रतिमा करती है नगर भ्रमण। प्रेम के तमाम रूपों का संगम है मजरू सुल्तानपुरी। पहला पहला जब दिल ही टूट गया पत्थर के सनम बचना ए हसीनों पापा कहते हैं आई लव यू जानम समझा करो। उनकी नजर उनका शहर में मिली इस बार मजरू सुल्तानपुरी से सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सहारनपुर में जातीय हिंसा थमती नजर नहीं आ रही। आज ताज़ा हिंसा में एक व्यक्ति घायल हो गया। मंगलवार को बीएसपी प्रमुख मायावती के दौरे के बाद भड़की हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी। हिंसा पर काबू न कर पाने के लिए यूपी सरकार ने सहारनपुर के डीएम एनपी सिंह और एसएसपी को हटा दिया है। राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को 15 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। सहारनपुर में एक बार फिर भड़की जातीय हिंसा में एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, जबकि दर्जनों घायल हैं। हालात का जायजा लेने के लिए गृह सचिव, एडीजी कानून व्यवस्था समेत 5 आला अधिकारियों को लखनऊ से सहारनपुर रवाना किया गया। पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज कर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहाँ पर कैंप है, करीब 10 कंपनी आरएएफ, आरआरएफ और पीएसी है। 5 कमांडेंट पीएसी के, 8 एडिशनल एसपी, 15 डिप्टी एसपी और करीब 20 पीआरबी वाहन आसपास के जिलों से वहाँ पर हैं। वर्तमान में वहाँ पर स्थिति सामान्य है, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। दरअसल मंगलवार को बीएसपी प्रमुख मायावती हिंसा पीड़ित देवबंद तहसील के शब्बीरपुर गांव पहुंची थीं। आरोप है कि उनके कार्यक्रम से लौट रहे लोगों के साथ मारपीट की गई। इसके बाद जिले में कई जगह हिंसक झड़पें हुई। शब्बीरपुर गांव के ही 1 दर्जन घरों में आगजनी की गई। यूपी सरकार ने हिंसा के लिए बीएसपी प्रमुख के सहारनपुर दौरे को जिम्मेदार बताया है। 2 महीने के सरकार के काम में जिस तरह से आदित्यनाथ योगी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है, विरोधी उसको पचा नहीं पा रहे हैं और षड्यंत्र के तहत लगातार उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को खराब किया जाए या खराब हो, इस तरह का एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इधर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था को संभाल पाने में नाकाम रही है और बेवजह की बयानबाजी कर रही है। उत्तर प्रदेश में हर जगह कानून व्यवस्था निरंतर ध्वस्त होती जा रही है और केवल बयानबाजी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक की ओर से कि आप कब ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को अपने हाथ में लेंगे, कब इसको मजबूत करेंगे। 20 अप्रैल को सहारनपुर के सड़क दूधली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इसके बाद 5 मई को महाराणा प्रताप जयंती पर निकली शोभा यात्रा को लेकर शब्बीरपुर में विवाद हुआ। तब से जिले में कई जगह जातीय झड़प हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आयकर विभाग ने 2 आईएएस अधिकारियों समेत उत्तर प्रदेश के 4 नौकरशाहों के खिलाफ बुधवार के करीब 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। आयकर विभाग की कई टीमों ने लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, बागपत, मैनपुरी और दिल्ली में इन नौकरशाहों के ठिकानों पर छापे मारे। जिन अधिकारियों के ठिकानों पर जांच की गई उनमें स्वास्थ्य निदेशक हृदय शंकर तिवारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त सीईओ वीके शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ ममता शर्मा और विशेष सचिव कारागार एसके सिंह शामिल हैं। आयकर विभाग ने पिछले महीने भी उत्तर प्रदेश के कुछ बाबुओं के खिलाफ ऐसी ही छापेमारी की कार्रवाई की थी। बेनामी लैंड डील मामले में आयकर विभाग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति को समन किया है। उन्हें जून के पहले हफ्ते में पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। आयकर विभाग ने 16 मई को 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति में मामले पर 2 दर्जन से ज़्यादा ठिकानों पर छापे मारे थे। जांच में कई दस्तावेज जब्त हुए। इससे पहले मंगलवार को मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को 22 मई को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में विदेशी निवेश और संवर्धन बोर्ड को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एफआईपीबी
विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने वाली सर्वोच्च संस्था थी। आम बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे खत्म करने की घोषणा की थी। सरकार ने सैन्य क्षेत्र में मेक इन इंडिया को लेकर नई पॉलिसी पर भी निर्णय लिया है। इसके अलावा नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट में 5,503 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ने की खरीद मूल्य में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। इसमें करीब 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। 11 सेक्टर्स बचे हैं जिसमें प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल की आवश्यकता थी और हर 11 सेक्टर के लिए जो कंसर्न्ड विभाग है उसको उसका अधिकार दिया गया है कि उन गाइडलाइंस को वो देखते रहें। ईवीएम मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता आज फिर चुनाव आयोग पहुंचे। उन्होंने मांग की कि आयोग ईवीएम में छेड़छाड़ साबित करने के लिए कोई शर्त न रखे। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयोग उनकी मांग मानता है तब उस समय तय करेंगे कि ईवीएम हैक करने की चुनौती में शामिल होंगे। चुनाव आयोग ने 3 जून से राजनीतिक दलों को चुनौती दी है, जिसके लिए उन्हें 26 तारीख तक प्रतिनिधियों के नाम आयोग को देने हैं। ईवीएम मशीन को आप देख सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार से आप ईवीएम को अपने डिवाइस से, अपने टूल्स से चेक नहीं कर सकते। तो इसका मतलब तो ये सिर्फ एक ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन टाइप का होगा, जैसे अब तक चुनाव आयोग करता आया है। अब आपको अपनी डिग्री के प्रमाण पत्र के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आपकी डिग्रियां ऑनलाइन मिलेंगी और उन्हें कोई भी देख सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक नई योजना की शुरुआत की। ऑनलाइन डिग्री वाली इस योजना का नाम ई सनद रखा गया है। ई सनद पोर्टल पर मैट्रिक से लेकर एमए और पीएचडी तक की डिग्रियां उपलब्ध रहेंगी। इन्हें शुल्क देकर निकाला जा सकता है, जो प्रमाणित होंगी। इनकी कोई भी विदेश से जांच कर सकता है। बुधवार को विदेश मंत्री, मानव संसाधन मंत्री और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। सारे यूनिवर्सिटीज का डेटा अपलोड करवाइए, सीबीएसई का डेटा अपलोड करवाइए, ताकि जब बच्चा अपना सर्टिफिकेट डाले तो जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आया है, जो सीबीएसई के उससे पढ़कर आया है बोर्ड से, उसको वो प्रमाणित कर सकें। तो उनका ठीक है, अपन सीबीएसई से तो तुरंत शुरू करते हैं। पायलट प्रोजेक्ट अपन सीबीएसई से करेंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए मैं नेशनल डिपॉजिटरी बना रहा हूँ, उसमें भी डेटा आ जाएगा। फिलहाल ई सनद का पहला चरण शुरू हुआ है। अभी सिर्फ सीबीएसई के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं। अगले चरण में राज्यों के बोर्डों और चरणबद्ध तरीके से सभी विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्र भी अपलोड किए जाएंगे। ये वेरिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्ट, अपोस्टल, अलग अलग काम के लिए अलग अलग शब्दों का उपयोग है, लेकिन मात्र एक ही है कि प्रामाणिक दस्तावेज मिले और उसकी किसी ने प्रामाणिकता की मोहर लगनी चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ हो रहा है। इस एटेस्टेशन के प्रोसेस में कॉमन सर्विस सेंटर को आप जोड़ें, ताकि कोई फिटर, कोई बिजली वाला, वो भी अगर अपने मिडिल ईस्ट जाने के लिए या अफ्रीका जाने के लिए अपने सर्टिफिकेट को टेस्ट कराना चाहता हो, तो उनकी सेवाओं से गरीबों को यश मिलेगा, आपके विभाग का विस्तार भी होगा। इस योजना से जुड़ने वाला तेलंगाना पहला राज्य होगा। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने ई मदद और ई माइग्रेट जैसे प्रोजेक्ट भी विदेश जाने वाले या वहां रहने वालों की सेवा के लिए बनाए हैं। दुनिया के सभी विकसित देशों में इस तरह की व्यवस्था है और भारत ने भी इसकी शुरुआत करके देश को पूरी दुनिया से जोड़ दिया है और देश को देश के अन्य हिस्सों से भी पूरी तरह जोड़ दिया है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। विपक्ष की आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति की है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के समाजसेवी गैरुल हसन आयोग के अध्यक्ष होंगे। केरल में बीजेपी नेता जॉर्ज कुरियन, महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री सुलेखा कुबरे, बड़ा दस्तूरजी खुर्शीद और गुजरात से जैन प्रतिनिधि सुनील सिंधी को आयोग का सदस्य बनाया गया है। ये पहली बार है जब जैन समुदाय से किसी को इसका सदस्य चुना गया है। 2 और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। उनका काम देश के अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों की शिकायतों पर विचार करना है।
मंगलवार को भारत चीन सीमा के पास लापता हुए भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 जेट विमान की तलाश में C-130 विमान के अलावा ALH और चेतक हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। इस विमान में 2 पायलट सवार थे और इसने असम के तेजपुर एयरबेस से मंगलवार सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी, लेकिन 11 बजे के बाद इसका रेडियो और रडार संपर्क टूट गया। इस विमान को आखिरी बार तेजपुर से 60 किलोमीटर उत्तर में देखा गया। विमान की तलाश में भारतीय सेना की 9 पार्टियों के अलावा वायुसेना और स्थानीय प्रशासन की 6 पार्टियां लगी हुई हैं। नेपाली कांग्रेस के साथ हुए समझौते के तहत नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 9 महीने नेपाल सरकार के प्रमुख का काम संभाला। अपने इस कार्यकाल में 20 साल बाद नेपाल में स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न कराए और चीन के साथ OBOR के तहत समझौता किया। उनके बाद अब नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री बनेंगे। देउवा की अगुवाई में नेपाल में स्थानीय चुनाव का दूसरा चरण पूरा होगा और अगले साल जनवरी में आम चुनाव भी होंगे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।